आज के ललन टॉप शो में हम बात करेंगे अमेठी के मर्डर केस की। प्राथमिक विद्यालय के एक टीचर के पूरे परिवार को गोलियों से भूनकर मार डाला गया, बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। आरोपी चंदन वर्मा किस बात से इतना गुस्सा था कि उसने किसी को नहीं माफ किया, और किस बात से इतना बेखौफ कि सरे सांझ पुलिस वालों से थोड़ी ही दूरी पर इस हत्याकांड को अंजाम देता रहा। और यूपी पुलिस क्या करती रही? इस पूरे हत्याकांड के प्रमुख आरोपी और मारे गए लोगों में सुलह करवाती रही। यदि यूपी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की होती तो एक परिवार आज जिंदा होता, ऐसे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आज के ललन टॉप शो में इस खबर की तफ्तीश करेंगे और फिर जानेंगे दिन की सुर्खियां। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। यूपी का जिला अमेठी, यहाँ के शिवरतनगंज में एक प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर सहायक अध्यापक के पद पर पढ़ाते थे सुनील भारती। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सुनील मूलतः रायबरेली के रहने वाले थे। रोज पढ़ाते और विद्यालय से खाली होकर अहोरवा भवानी चौराहे के पास मौजूद अपने किराए के घर में लौट आते। इस घर में सुनील अपनी पत्नी पूनम और 2 बच्चों के साथ रहा करते थे। बच्चों की उम्र एक की 1.5 साल और एक की 2 साल के आसपास। गुरुवार 3 अक्टूबर शाम के लगभग 6:50 का वक्त होगा। सुनील के घर से थोड़ी ही दूर पर मौजूद मेडिकल स्टोर के संचालक राम मनोहर यादव को गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। गोलियों की आवाज सुनील के घर की ओर से आ रही थी। तुरंत राम मनोहर सुनील के घर की ओर दौड़े, लेकिन वो घर के पास पहुंच पाते इसके पहले उन्हें फायरिंग का एक और राउंड सुनाई दिया। राम मनोहर ने अपनी चाल बदल दी। लगभग 100 मीटर दूर दुर्गा पूजा पंडाल के पास खड़े पुलिस वालों के पास गए, इत्तला किया और इसके बाद पुलिस वाले और राम मनोहर भागते हुए सुनील के घर की तरफ आए। सुनील के घर का दरवाजा खोला गया। सामने खौफनाक दृश्य था। पूरा घर तहस नहस पड़ा हुआ था। अलग अलग जगह गोलियों के खोखे पड़े थे। सुनील और उनकी पत्नी पूनम घर के आंगन में मौजूद नल के पास और दोनों बेटियां कुछ 10-15 कदम दूर। उनके शरीर गोलियों से छलनी थे, खून से लथपथ। मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं जिस घर की, इसी घर में गुरुवार शाम 7 से 7:30 के बीच में 2 मासूम बच्ची समेत पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया गया। पति पत्नी और उनकी दोनों बेटियों को अज्ञात हत्यारों ने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। ये घर है जो टीचर सुनील कुमार थे, उनकी पत्नी और उनके दोनों बेटियां, एक की उम्र लगभग 5 साल और दूसरी की 1.5 से 2 साल थी, वो यहाँ पर थे और जिस वक्त ये घटना हुई और इस घटना को अंजाम दिया गया। हमारे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं जब इस घटना के बाद वो यहाँ पर पहुंचे। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। तो ये कहाँ पे क्या लाश पड़ी थी, कैसे क्या देखा आपने? ये जो अमित मेडिकल स्टोर है, क्योंकि इसी बिल्डिंग में वो संचालित है, इसके संचालक हैं राम मनोहर यादव जी। अच्छा। उनके द्वारा ये जो माता रानी का पंडाल है, यहाँ पर पुलिस को सूचना दी गई कि हमारे यहाँ फायर हो रहे हैं। तो हम लोग भी वहाँ आरती में शामिल थे, तो सब लोग पुलिस के साथ भागे। तो यहाँ आकर के हमने देखा ये लाशें पड़ी हुई थी। ये जो नल देख रहे हैं आप, ये पेंट की जो बाल्टी आपको दिखाई दे रही है, जो मग्गा दिखाई दे रहा है। अच्छा। तो शिक्षक की लाश उस जो ब्लड पड़ा हुआ वहाँ पड़ी थी। जस्ट जो टीचर सुनील कुमार थे वो उस हेडपंप के पास जो मग्गा पड़ा है वहाँ पर पड़े थे, और उनकी पत्नी जो इधर ब्लड पड़ा हुआ है यहाँ पड़ी थी। अच्छा, कच्चे पर। हाँ, यहाँ पे पड़ी थी। उसके बाद चूंकि शाम हो चुकी थी, अंधेरा भी हो चुका था, लाइट तो थी लेकिन यहाँ पर्याप्त उजाला ज्यादा नहीं था। फिर हम लोग थोड़ा सा घबराहट में आ गए, बाहर गए, लोगों से बताया किस तरह की यहाँ घटना घट गई है। आनन फानन में चारों को सिंहपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। वहां मौजूद डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। किसी को भरोसा नहीं हुआ। समझ नहीं आया कि महज 3 महीने पहले यहाँ रहने आए सुनील भारती की किसी से ऐसी दुश्मनी कैसे हो सकती है कि उन्हें परिवार समेत खत्म कर दिया जाए। ये भी समझ नहीं आया कि सुनील की रंजिश यदि किसी से रही भी हो तो 2 छोटी बच्चियों की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल की जांच की। कारतूस के 9 खोखे, 1 जिंदा कारतूस और पिस्टल की एक खाली मैगजीन बरामद हुई। लूट के कोई निशान नहीं, घर में जबरदस्ती घुसने के भी कोई निशान नहीं घर में किसी किस्म के संघर्ष के सुराग। पुलिस का पहला शक हत्यारा कोई जान पहचान का व्यक्ति था। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा था क्योंकि जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो सबने गोलियों की आवाज तो सुनी थी, लेकिन किसी ने जोर जबरदस्ती या लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं सुनी, नहीं किसी को भागते हुए देखा उन्होंने। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया।
सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का न तो कोई प्रयास किया गया है, न ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। घटना की सूचना मिलते ही सुनील और पूनम के परिजन मौके पर पहुंचे। मीडिया से बात की तो फौरी प्रतिक्रियाएं सामने आई। अरे साहब, मांगते क्या, औलाद गया, औलाद तो मिली ना साहब, मिल जाएगी हैं। इंसाफ जो सरकार दे रहा है, सरकारी मुलाजिम थे, हमारा एक लड़का है, उसको आप नौकरी दिया तो अच्छी बात है कि अब वैसे हम जीवन काट लेंगे वहन के सहारे। 2 लड़के हैं, 1 कन्या। वहीं घटनास्थल के मुआयने और शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस प्रशासन ने भी अपना वर्जन सामने रखा। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है, और या तो वो खुला है या खोला गया है, और जो स्थितियाँ जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। लेकिन इन तमाम कार्रवाइयों के बीच अभी तक ये साफ नहीं हो सका था कि हत्या किसने की। तभी परिजनों ने पुलिस के सामने एक बात रखी। 18 अगस्त 2023 को सुनील ने एक चंदन वर्मा नाम के व्यक्ति पर रायबरेली जिले में मुकदमा दर्ज करवाया था। छेड़खानी, मारपीट, जान से मारने की धमकी और साथ ही SC/ST एक्ट के तहत यह मुकदमा लिखवाया गया था। कहा था कि उन्हें चंदन वर्मा से जान का खतरा है और कभी उनकी मौत होती है तो उसका जिम्मेदार चंदन वर्मा होगा। खबरों के मुताबिक तब पुलिस ने दोनों पक्षों को मखदूमपुर थाने में बुलाकर सुलह करवा दी थी। अब ये जानकारी मिलते ही अमेठी पुलिस ने इस एंगल पर जांच शुरू कर दी, लेकिन जांच के साथ ही इस घटना में राजनीति ने एंट्री ले ली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कोई है कहीं है, नहीं चाहिए भाजपा। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने अमेठी सांसद केएल शर्मा के जरिए सुनील भारती के पिता से फोन पर बात की। इस बातचीत का वीडियो वायरल हुआ, बातचीत करने का वीडियो वायरल हुआ, और मुलाकात के बाद जब केएल शर्मा बाहर आए तो उन्होंने मीडिया के सामने ब्यौरे रखे। परिवार के उनके पिताजी का ये भी कहना है कि कोई FIR हुई थी रायबरेली में, तो उसके ऊपर अगर पुलिस उसको सीरियस ले लेती तो शायद ये घटनाक्रम ना होता। ये उनके परिवार वालों का ये मानना है। तो क्योंकि ये तो पुलिस का मैटर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कि मेरी उधर DM अमेठी से ही बात हुई, अभी SP साहब से यहाँ भी बात हुई, तो सबसे बात हो रही है, सारे लोग लगे हैं इस हमने के तय तक जाना है। राहुल जी से बात हुई, सोनिया जी ने भी संवेदना अपनी व्यक्त करी है। राहुल जी ने कहा कि मैं भी आऊँगा इसके अंदर, तो उन्होंने परिवार का जो भी फिर उसके बाद मेरे को निर्देश दिए, तो मैंने उनको बताया कि जो हम लोग परिवार ने कहा है हम उस लेवल पे इनकी मदद कर ही रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने X पर लिखा, आज जनपद अमेठी में हुई घटना घोर निंदनीय और अक्षम्य है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी मौके पर पहुंचे और ये बयान दिया। बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है और सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, निश्चित तौर पर कोई भी अपराधी चाहे जहाँ पे भी होगा उसको खोज कर निकाल कर दंडित किया जाएगा, सख्त से सख्त। राजनीतिक ब्लेम गेम से अलग जांच की बात करें तो चंदन वर्मा की खोज पुलिस ने शुरू कर दी थी। पूछताछ के आधार पर क्राइम की एक थ्योरी सामने आई जो कुछ इस प्रकार थी। 10 दिसंबर 2020 को सुनील भारती की बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी लगी थी। 12 मार्च 2021 को उन्हें अमेठी जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर दूर सिंहपुर ब्लॉक के पनहौना प्राथमिक विद्यालय PM श्री विद्यालय में ज्वाइनिंग मिली थी। जिस समय सुनील ये नौकरी कर रहे थे उस समय ही उनकी पत्नी पूनम की इस केस के मुख्य आरोपी चंदन वर्मा से दोस्ती हुई। सुनील ने इस पर आपत्ति जताई तो चंदन ने सुनील के पूरे परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। आज ही जाकर सुनील ने अपने ट्रांसफर की अर्जी लगाई। अर्जी मंजूर हुई। सुनील को अमेठी शहर में पोस्टिंग मिल गई, लेकिन चंदन की हरकतें नहीं रुकी। उसने सुनील और पूनम को परेशान करना जारी रखा, पूरे परिवार को भी साथ में परेशान करना जारी रखा। खबरों के मुताबिक परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। तंग आकर सुनील और पूनम ने 18 अगस्त को पुलिस के पास
मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को मखदूमपुर थाने में बुलाया और सुलह करवा दी। पुलिस के सुलह करवाने के बाद चंदन को राहत तो मिल गई थी, लेकिन वो खुश नहीं था। उसने 12 सितंबर के दिन अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया, 5 people are going to die, I'll show you soon, यानी 5 लोगों की मौत होने वाली है, मैं जल्द तुम्हें बताऊंगा। चंदन अब हत्या की प्लानिंग करने लगा था। तब तक पूनम और चंदन के बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी थी। चंदन कोशिश करता, फिर भी पूनम बात नहीं करती। इससे तंग आकर उसने पूनम के घर वालों को धमकाना शुरू कर दिया। माँ 18 तारीख को जो FIR कराई बिटिया ने आपकी, उसमें पुलिस ने कार्रवाई कोई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की। वो धमकी देता था कि सुलह हो जाए, नहीं तो मैं कुछ कर जाऊंगा। बिटिया ने आपको बताया ये बात? हाँ, वो हमको धमकी दिया, बिटिया को नहीं दिया। हमने बिटिया से बताया। आपको धमकी दिया? हाँ, हमारे पतिदेव को दिया धमकी। कहा उनसे कह दो सुलह हो जाए, नहीं तो मैं कुछ कर जाऊंगा। हमने बताया, हमने अपनी बिटिया को बताया। बिटिया ने कहा मम्मी इनकी औकात नहीं है, ऐसा करेंगे। दामाद ने कहा मम्मी तुम डरती क्यों हो? इधर चंदन ने सुनील और पूनम के अमेठी शहर वाले घर का भी पता कर लिया था। वारदात वाली तारीख करीब शाम 6:30 बजे का वक्त होगा। चंदन अपनी बुलेट लेकर सुनील के मोहल्ले पहुंचा। उसने बुलेट को सुनील के घर से 50 मीटर दूर मौजूद अपने रिश्तेदार दीपक की मोबाइल की दुकान के पास खड़ा कर दिया और सुनील के घर चला गया। घर पर पूरा परिवार मौजूद था। चंदन ने सुनील पूनम के बच्चों को पैसे दिए। फिर सुनील और पूनम से उसकी बहस हुई और फिर चंदन ने अपनी पिस्टल निकाल ली। घर में जो जहां मौजूद था, चंदन ने उस पर फायर खोल दिया। सुनील को 3 गोलियां मारी, पूनम को 2 और बच्चों को 1-1 गोली मारी। गोली चलाने के लिए उसने पास ही मौजूद पूजा पंडाल में चल रहे गाने का सहारा लिया और सोचा कि गोलियों की आवाज़ गानों के शोर में बाहर नहीं जाएगी। हत्या करने के बाद खाली खोखे और मैगजीन घटनास्थल पर छोड़कर चंदन बाहर निकला। बुलेट वहीं छोड़ दी और फरार हो गया। अमेठी में जिस वक्त पूरे परिवार को गोलियों से भून डाला गया, उस समय पर अमेठी के इस इलाके में देवी जागरण और मंदिरों में घंटे बज रहे थे। शोर बहुत था और जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं चला कि ताबड़तोड़ गोली मारकर एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया है। ये वो रास्ता है जो सुनील कुमार के घर की तरफ जाता है, किराए के मकान में अवस्थी निवास की तरफ जाता है। महज 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन इसके पहले ही ये मूर्ति स्थापित है। नवरात्रि की मूर्ति है। शाम के समय पर यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही थी, साउंड सिस्टम से आवाजें आ रही थी और यही रास्ता आगे जाकर के अहरवा भवानी जो देवी माँ का मंदिर है, प्रतिष्ठित ऐतिहासिक मंदिर है, उस मंदिर से भी पूजा की आवाजें आ रही थी, जिसकी वजह से शाम 7 बजे जब गोली मारी गई तो उस समय पर लोगों को पता नहीं चला। सिर्फ पड़ोस में रहने वाले मेडिकल स्टोर संचालक को इस बात की भनक लगी, तब लोगों को पता चला। जिस रिश्तेदार दीपक के घर पर चंदन ने अपनी बाइक खड़ी की थी, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और दीपक की मां ने मीडिया से बात की और ये कहा, हमारे बेटे का कोई दोस्त नहीं हो, तो मोबाइल की दुकान करता है, वहीं पर रहता है। हमारे बेटे को कोई भी दोस्त नहीं है। क्या हुआ था, क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पर उसने फोन किया तो मतलब सोची रिचार्ज करावे कि मोबाइल ले खातिर है, तो उठा ली फोन। तो कहीं कि आप कहाँ हैं? तो कहीं कि यहाँ मंदिर के आरती के सामने है। तो आए मिले, कहीं की गाड़ी खड़ी कर दे, मंदिर जा रहे हैं। तो कहीं जाओ तो कहीं कि कौन है? तो कहीं हम आपके रिश्तेदार हैं। तो कहीं पहचानते हो? तो कहीं नहीं, हम पहचानते नहीं हैं। तो गाड़ी खड़े किए चले गए। तो कौन है ये चंदन, इसकी क्या कहानी और क्या करता है, ये जानने के लिए हमने मौके पर मौजूद पत्रकारों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। 5 साल और 1.5 साल की 2 मासूम बच्चियों समेत 4 लोगों की गोली मारकर हत्या करने का आरोपी चंदन वर्मा के बारे में अभी तक तमाम ऐसे खुलासे हुए हैं जो चौंकाने वाले थे, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चंदन वर्मा मानसिक तौर पर बेहद उग्र था और अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। बीते 18 अगस्त को जब पूनम भारती की तरफ से FIR रायबरेली कोतवाली में दर्ज कराई गई, पूनम भारती ने आरोप लगाया कि चंदन वर्मा ने एक निजी अस्पताल में जब वो अपने बच्चों का इलाज कराने गई थी तो चंदन ने उसके साथ छेड़खानी की, अश्लील हरकत की और पति के साथ मारपीट की, जिस पर SC/ST एक्ट समेत BNS के तमाम धारों में मुकदमा दर्ज हुआ। और उसी के बाद से चंदन रंजिश रखने लगा,
सुनील कुमार और उनकी पत्नी पूनम व पूरे परिवार से। और इसी रंजिश के चलते ही पुलिस को शक है कि चंदन ने इस सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया। चंदन के व्हाट्सएप स्टेटस से इस बात का भी खुलासा हुआ कि उसने लिखा था कि आज 5 लोगों की मौत होगी। पुलिस को आशंका है कि इन 4 लोगों की हत्या के बाद मानसिक तौर पर उग्र विचारधारा का चंदन वर्मा खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या की प्लानिंग से तो नहीं गया था। इस खबर पे हमारी नजर बनी रहेगी। अब जानते हैं दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी तिरुपति बालाजी के प्रसाद विवाद से जुड़ी हुई। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है। कहा कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिले होने के आरोपों की जांच अब नई एसआईटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी गठित करने के आदेश के साथ ही यह भी साफ कर दिया कि राज्य सरकार द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम अब मामले की जांच नहीं करेगी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि यह आस्था से जुड़ा मुद्दा है, लिहाजा स्वतंत्र एसआईटी ही इसकी जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित इस नई एसआईटी में 5 सदस्य होंगे, जिनमें 2 सदस्य CBI से होंगे, जिन्हें CBI डायरेक्टर नॉमिनेट करेंगे। 2 सदस्य आंध्र प्रदेश पुलिस से, जिनका नामांकन सूबे के राज्यपाल करेंगे, जबकि टीम का 5वां सदस्य फूड सेफ्टी और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI इसको कहते हैं, का कोई सीनियर अफसर होगा। शुक्रवार 4 अक्टूबर को मामले की सुनवाई शुरू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम अदालत को सियासी जंग का मैदान नहीं बनने दे सकते। इसमें आरोप प्रत्यारोप जैसी बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। यह आस्था से जुड़ा मामला है जिसकी जांच स्वतंत्र एसआईटी ही करेगी। इस पर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें एसआईटी की क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि केंद्रीय पुलिस फोर्स के किसी वरिष्ठ अधिकारी को मामले की जांच सौंप दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलग मानकों पर एसआईटी का गठन किया, जो हमने अभी आपको बता दिया। अब अगली सुर्खी। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम यानी MCD की स्टैंडिंग कमेटी की चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने उपराज्यपाल यानी LG VK सक्सेना के MCD एक्ट की धारा 487 के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया। क्या है मामला, इसको जानने के लिए पहले बैकग्राउंड जान लीजिए जल्दी से। MCD की स्टैंडिंग कमेटी की अंतिम खाली सीट के लिए 26 सितंबर को चुनाव होना था। जिस सीट पर ही चुनाव हुआ वो भाजपा नेता कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी। वोटिंग के दिन जब पार्षद MCD भवन पहुंचे 26 तारीख को, तो उनकी तलाशी ली गई। इसके बाद हंगामा हो गया। पार्षदों की चेकिंग इसलिए की गई थी ताकि कोई मोबाइल अंदर लेकर न जा सके। MCD मेयर शैली ओबराय जब सदन में दाखिल हुई तो उन्होंने पार्षदों की सुरक्षा जांच पर चिंता जताई। दावा किया था उन्होंने कि ऐसा MCD के इतिहास में पहली बार हो रहा है। हंगामे के बाद मेयर शैली ओबराय ने इलेक्शन 5 अक्टूबर को कराने का आदेश दे दिया, लेकिन LG VK सक्सेना ने उनका फैसला पलट दिया और ऐसा करने के लिए LG VK सक्सेना ने MCD एक्ट की धारा 487 का इस्तेमाल किया। यह धारा LG को उन स्थितियों में MCD की प्रशासनिक कार्रवाई में दखल देने का अधिकार देती है जहां MCD नियमों का पालन न कर रहा हो या न हो रहा हो। 27 सितंबर को वोटिंग हुई। भाजपा कैंडिडेट सुंदर सिंह को पार्टी के सभी पार्षदों के लगभग 115 वोट जो हैं वो मिल गए, जबकि आम आदमी पार्टी की निर्मला कुमारी को कोई वोट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और आप ने LG के आदेश के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, बहिष्कार कर दिया था। अब इधर MCD के मेयर शैली ओबराय ने 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई। कहा कि चुनाव प्रक्रिया असंवैधानिक है और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों का खुला वॉयलेशन है। शैली ओबराय ने नियमों का हवाला दिया और कहा कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव मेयर की अध्यक्षता में निगम की बैठक में होना चाहिए। अब आज सुप्रीम कोर्ट में इसी याचिका पर सुनवाई हुई तो जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने LG के वकील संजय जैन से पूछा कि अगर आप इस तरह दखलंदाजी करते रहेंगे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या होगा? धारा 487 के तहत चुनाव में बाधा डालने का अधिकार आपको कहां से मिला, खासकर जब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव हो? आपको इतनी जल्दी क्यों थी कि आप 2 दिन में ही चुनाव कराना चाहती थे? इसके बाद कोर्ट ने सभी पार्टियों को नोटिस इशू किया और मामले को 2 हफ्ते बाद सुनवाई के लिए लिस्ट करने का आदेश दिया। तारीख आएगी तो हम आपको बताएंगे। अब अगली सुर्खी। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। वे 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट CHG की बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार यानी आज 4 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी। ये 9 साल में पहली बार होगा जब भारत का कोई मंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री पाकिस्तान जाएगा। इसके पहले पाकिस्तान ने 29 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मीटिंग के लिए न्योता दिया था। पाकिस्तान के विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा
था कि बैठक में भाग लेने के लिए सभी एससीओ सदस्य देशों को, उनके प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है। अब दैनिक भास्कर के मुताबिक इस आमंत्रण पर 30 अगस्त को विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत करने का दौर खत्म हो चुका है, हर चीज का समय होता है, हर काम कभी न कभी अपने अंजाम तक पहुंचता है। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, वहां अब आर्टिकल 370 हट चुका है, यानी मुद्दा ही खत्म हो गया है। अब हमें पाकिस्तान के साथ किसी रिश्ते पर क्यों विचार करना चाहिए। अब जयशंकर खुद पाकिस्तान की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। बता दें कि इससे पहले साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बाद तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। उसके बाद अब जाकर भारत के किसी केंद्रीय मंत्री का आधिकारिक पाकिस्तान दौरा होने वाला है। और एक ट्रिविया भी बता देते हैं, सुलझा देते हैं आपके लिए कि एससीओ है क्या। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दरअसल ग्लोब के यूरोप और एशिया के मिलाप वाले हिस्से, जिसे यूरेशिया भी कहा जाता है, कि देशों का एक समूह है। हर साल होने वाली मीटिंग में ये देश एक दूसरे से राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक किस्म की चर्चाएं करते हैं, समस्याएं, सूचनाएं भी साझा करते हैं, शेयर करते हैं। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं चीन, रूस, बेलारूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसके अलावा कुछ ऑब्जर्विंग कंट्रीज भी हैं और कुछ गेस्ट कंट्रीज भी एससीओ समिट में बुलाई जाती हैं। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 30 नक्सलियों को मारने का दावा किया है और ये मुठभेड़ जो हुई है वो नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर हुई है। पुलिस ने एनकाउंटर साइट से भारी मात्रा में हथियार बरामद करने का भी दावा किया है और मौत के आंकड़े को अगर हम देखें तो ये छत्तीसगढ़ में इस साल का सबसे बड़ा एनकाउंटर भी बताया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। पुलिस अधिकारियों की माने तो इसमें जो सभी जवान हैं वो सुरक्षित हैं। बस्तर रेंज के जो आईजी हैं सुंदर राज पी, उन्होंने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से इसे लेकर बातचीत की और उन्होंने कहा कि नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर अबू झमाड़ के थुलथुली गांव में यह एनकाउंटर हुआ और यहां पर उन्हें नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली। दोपहर 1 बजे ये वहां पर मुठभेड़ शुरू हुई। इसके बाद नारायणपुर दंतेवाड़ा जिला के सुरक्षा बल की एक संयुक्त टीम थी जिसको ऑपरेशन के लिए वहां पर भेजा गया। इसमें डीआरजी के जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान भी शामिल थे और एसटीएफ के जवान भी इसमें शामिल थे। डीआरजी जैसा आपको पता है कि ये स्पेशल फोर्स है और इसमें सरेंडर करने वाले नक्सली भी इसमें शामिल रहते हैं। तो जो बस्तर रेंज के आईजी हैं उन्होंने ये बताया कि दोपहर 1 बजे से नक्सलियों ने फायरिंग करना शुरू की और इसकी जवाबी कार्रवाई में जो सुरक्षा बल के जवान थे उन्होंने भी फायरिंग की और अब तक जो है सुरक्षा कर्मियों को 14 नक्सलियों के शव, AK-47, SLR समेत कई अन्य हथियार उन्होंने बरामद किए हैं और जितने भी जवान इस मुठभेड़ में शामिल थे सुरक्षा बल के, वो सभी फिलहाल सुरक्षित हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस साल दंतेवाड़ा, नारायणपुर समेत 7 जिलों में जो मुठभेड़ हुई है उसमें 187 माओवादियों को पुलिस की ओर से मुठभेड़ में मार गिराया गया है। आज की ललन टॉप शो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।